श्रोताओं, हम होंगे कामयाब कार्यक्रम आप आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से सुन रहे हैं, जिसे मध्य प्रदेश के सभी केंद्रों से एक साथ प्रसारित किया जा रहा है। ये प्रोग्राम सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, अब मध्य प्रदेश के बाहर पूरे हिंदुस्तान में भी आप इसे सुन सकते हैं। न केवल हिंदुस्तान में, बल्कि आप विश्व के किसी भी कोने में रेडियो एप्लीकेशन के माध्यम से भी इसे सुन सकते हैं। जिस तरह से ताशकंद में बैठकर वहाँ के हमारे श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, और न केवल सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम से हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, ताशकंद उज़्बेकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर जी। प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। इस प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दर्शकों और श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं लाल बहादुर शास्त्री, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय राजदूतावास ताशकंद में इस संस्थान के निदेशक पद पर 10 अगस्त 2018 से कार्यरत हूँ। श्रोताओं, हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर जी दिल्ली विश्वविद्यालय में लैंग्वेज साइंस के प्रोफेसर रहे हैं, और पिछले 2 वर्षों से ताशकंद उज़्बेकिस्तान में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक के पद पर आप कार्य कर रहे हैं। और यहाँ से आप भारतीय भाषाओं को, ख़ासतौर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक अभियान चलाए हुए हैं, और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को विदेशों में अपनी पहचान दिलवाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, हिंदी पर शोध कार्य करने के लिए, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, और ख़ास तौर पर उर्दू और फ़ारसी भाषाई जो क्षेत्र हैं, जो देश हैं, उनमें हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस तरह की प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई, कैसे मन में आया कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आपको काम करना चाहिए। पिछले 4 दशकों से आप इसी कार्य में लगे हुए हैं, और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आपकी अहम भूमिका है। आपके मन में क्या सोच है, किस तरह की प्लानिंग है, और किस तरह से आपको ये प्रेरणा प्राप्त हुई? मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूँ। आपके इस प्रश्न के अनुसार मुझे मेरी याददाश्त पिछले 40-45 वर्षों तक ले जाती है। ये 2 हिस्सों के 40 या 45 वर्ष ज़िंदगी का एक लंबा अरसा होते हैं। मैं हरियाणा में गुड़गांव के राजकीय स्कूल से पढ़कर दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्राचीन कॉलेज, जिसे पहले मदरसा गज़ाउद्दीन कहा जाता था और आज ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज है, इसमें 1975 से 1978 तक पढ़ता रहा। उसके बाद मैंने एमए और कुछ अरसा स्कॉलरशिप पर ईरान, और फिर वापस आकर एमफिल, और जब से मैं 1982 से दिल्ली विश्वविद्यालय के फ़ारसी विभाग में पढ़ा रहा। हिंदी मेरी मातृभाषा है। हिंदी को निरंतर पढ़ते रहने के लिए मैंने बीए में इतिहास हिंदी माध्यम से पढ़ा, ताकि मेरी हिंदी ना छूट जाए। उस वक्त नहीं पता था कि आगे चलकर इंसान किस तरह से हिंदी की सेवा कर सकता है, लेकिन मेरा सबसे पहले कार्य जो छपा वो प्रेमचंद का एक लेख, जिसके मूल लेखक मेरे अध्यापक डॉक्टर टी.एन. खन्ना थे, होरी का कत्ल या मौत, प्रेमचंद के हवाले से। इसको मैंने हिंदी से उर्दू में अनुवाद किया, और एक पत्र हमारी ज़बान, जिसे अंजुमन तरक्की उर्दू दिल्ली छापती है, उसमें वो 1980 में छपा। इस तरह से हिंदी से उर्दू के अनुवाद शुरू हुए, और बाद में मैंने फ़ारसी की अनेक कहानियों का अनुवाद हिंदी में किया, जो जनसत्ता और अन्य कई अखबारों में छपती रहीं। उनमें एक मशहूर कहानी बच्चा है, जो आधुनिक फ़ारसी कथा साहित्य की एक बड़ी जानी पहचानी कहानी बच्चा मर्दुम का अनुवाद है। इन अनुवादों के
ज़रिए मुझे फ़ारसी कथा साहित्य को हिंदी जगत में अच्छी तरह से परिचय कराने और इसी तरह से हिंदी की कहानियों का फ़ारसी में अनुवाद करने। यानी मुझे याद है कि प्रेमचंद को पहली बार मौजूदा ईरान में फ़ारसी के माध्यम से मैंने ही वहाँ पे तारुफ़ कराया था, उनका इंट्रोडक्शन हुआ और वहाँ से एक एनसाइक्लोपीडिया निकलता है, उसमें एक एनसाइक्लोपीडिया एंट्री प्रेमचंद पर छपी। ये किसी योजना के तहत नहीं थे, मैंने कोई काम योजना के तहत नहीं किया, लेकिन हाँ, हिंदी से लगाव, हिंदी साहित्य से लगाव। मुझे याद है कि मैं जब 8वीं क्लास में था तब मैंने प्रेमचंद की गोदान, सेवा सदन और अन्य जितनी भी कहानियाँ थीं वो पढ़ ली थी। मेरी माँ अध्यापिका थी और उनके ज़रिए लाइब्रेरी से ये किताबें हम लोग ले आते थे और पढ़ते थे। मेरे पिता उर्दू के मशहूर पत्रकार, कवि और अदीब रहे हैं। उनके कई दीवान उर्दू शायरी पर छपे हैं और उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार के ज़रिए उनके कविता संग्रहों पर उन्हें पुरस्कार मिले हैं। तो एक तरफ मेरी माँ की हिंदी और मेरे पिता की उर्दू, ये गंगा जमनी तहजीब थी जिसमें मैं पला हूँ। फ़ारसी धीरे धीरे मेरा दामन बनती गई, जिससे मुझे रोटी भी नसीब हुई और मुझे प्रसिद्धि भी नसीब हुई और जिससे मुझे ज्ञान और वर्धन करने में सहायता मिली। हिंदी का कार्य अपने आप होता रहा। मेरे बहुत से दोस्त हिंदी के अध्यापक हैं, कवि हैं, अदीब हैं। उनमें से कई हैं जिनमें मैं नाम ले सकता हूँ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हिंदी के वारिश प्रोफेसर गोविंद प्रसाद का, जिनका काम ज्ञान अर्जुन पे है और मेरे साथ पिछले 30-32 सालों से जुड़े हुए हैं। उन्हीं के साथ मैंने फैज़ का पूरा कलाम उर्दू से हिंदी में अनुदित किया था और इसी तरह से फ़िराक की ही एक किताब उर्दू की इश्क़ शायरी को मैंने हिंदी में अनुदित किया, जिसे वाणी प्रकाशन ने छापा था। 2000 में ईरान संस्कृति और साहित्य नामक एक पुस्तक जिसे वाणी ने छापा, वो आधुनिक ईरान का परिचय कराने में सहायक होती है और आज की तारीख में वो एक पाठ्य पुस्तक के तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के फ़ारसी विभाग में लगी हुई है। 1992 में एक शब्दकोश का कार्य शुरू हुआ, जिसका मैं आगे विस्तृत रूप से बताऊंगा। मुराद ये कि ये प्रेरणाएं मुझे कुछ स्वयं हासिल हुई, कुछ वातावरण हुआ जिनमें हिंदी के बहुत सारे अध्यापक, बहुत सारे दोस्त मेरे साथ रहते थे। उनमें एक और नाम बड़ा ज़रूरी है जिनका परिचय कोई देना ज़रूरी नहीं। उनका नाम था तमस के लेखक भीषम साहनी साहब। भीषम साहनी साहब दिल्ली कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर थे और अक्सर उनसे मुलाकात होती थी, उन्होंने हमें पढ़ाते थे और उनसे प्रेरणा प्राप्त हुई कि लेख के लिए कलम कैसे उठाया जाए। उनका कहना था कि हिंदी में लिखना शुरू करो, शब्दों का भंडार अपने आप आपके दिमाग में आता चला जाएगा और इस चक्कर में मत पड़ो कि ये शब्द हिंदी का है या उर्दू का है या फ़ारसी का है, क्योंकि ज़बान किसी का विरसा नहीं होती, ज़बान को कोई सीमा में नहीं बांधा जा सकता। और इस तरह से मैं जहाँ फ़ारसी, उर्दू में, अंग्रेज़ी में काम करता रहा, मैंने साथ साथ हिंदी में भी उतना ही काम किया, लेकिन ये किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए नहीं, सिर्फ अपनी दिल की खुशी, और उसी के ज़रिए हिंदी भाषा का एक बहुत बड़ा साहित्य ईरान में इसी अनुवादों के ज़रिए पहुंच गया। प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर जी, हिंदी के शब्दकोश के निर्माण में भी आपकी काफ़ी महती भूमिका है, जिसके माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा मिला है। और ख़ास तौर पर अगर हम फ़ारसी भाषाई देश ईरानी के परिप्रेक्ष्य में आपसे बातचीत करना चाहें तो आप इसे किस तरह से लेते हैं? जो आपने शब्दकोश के निर्माण में बहुत भूमिका अदा की है, इसको आप इस फ़ारसी देश के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से लेते हैं? आपके इस
प्रश्न अनुसार कि शब्दकोश में मेरा या मुझे उससे क्या प्राप्ति हुई। 1992 फरवरी में ईरान कल्चर हाउस में एक गोष्ठी हुई और विचार विमर्श के बाद ये हुआ कि कोई एक बड़ा शब्दकोश फ़ारसी हिंदी या फ़ारसी भारतीय भाषाओं का नहीं है। उस टाइम वहाँ के निदेशक थे डॉक्टर बाकर करीबियान और एक विजिटिंग प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए हुए थे प्रोफेसर रज़ा मुस्तफ़ी सब्ज़वारी। प्रोफेसर सब्ज़वारी ईरान में पहले ही शब्दकोश निर्माण में डॉक्टर शहीदी के साथ, जो कि वहाँ पे एक बड़ा इंस्टीट्यूट है दै-खुदा के नाम से, उसमें कार्यरत थे। उन्होंने एक शब्दकोश निर्माण योजना बनाई, फ़ारसी एवं भारतीय भाषाएं। तय हुआ कि पहले एक शब्दकोश फ़ारसी, अंग्रेज़ी, हिंदी का बनाया जाए और जो फ़ारसी और अंग्रेज़ी का बने वही शब्दकोश दूसरी भारतीय भाषाओं में अनुदित करने में सहायक हो। लेकिन कुछ अरसे बाद चूँकि ये दोनों हजरात चले गए और उस वक्त तक सिर्फ 3 वॉल्यूम छपे थे, लेकिन मूल कार्य काफ़ी हो चुका था। उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी कि कैसे शब्दकोश निर्माण किया जाता है। एक बड़ी टीम थी, उनमें से कुछ लोग को हर आदमी जानता है। श्रीमान स्वर्गीय त्रिलोचन शास्त्री जी, जो पहले से ही सोनेट के मशहूर कवि थे, आपके जबलपुर में विजिटिंग प्रोफेसर थे और उनके अनेक काम हैं। उनके साथ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व कुलपति और हिंदी के महान लेखक, जिनका काम जायसी पर है और अभी उनकी किताब उनके मरणोपरांत छपी है वाणी से, पद्मावत पर, वो भी इसी परियोजना में शामिल थे। इसके अलावा और अन्य कई साथी जो फ़ारसी उर्दू के साथ थे, जो हमारे अध्यापक भी रहे, वो इस परियोजना में शामिल हुए। धीरे धीरे 1996 में जब ये दोनों लोग चले गए तो फ़ारसी में कहा जाता है कि होरे बिनामे मंजदन, यानी ये ज़िम्मा मेरे सिर पर पड़ा और मुझे उस शब्दकोश परियोजना का मुखिया बना दिया गया। मेरे साथी थे जिनमें मेरे स्वर्गीय उस्ताद डॉक्टर यूनुस जाफरी, डॉक्टर मोरसलीन, हिंदी में हमने डॉक्टर गोविंद प्रसाद को लिया, अंग्रेज़ी में प्रोफेसर रविंद्र गर्गेश, जो भाषा विज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और आजकल समरकंद में विश्व अध्ययन केंद्र एवं भारतीय अध्ययन केंद्र के निदेशक हैं। इसी प्रकार जामिया मिलिया इस्लामिया के उर्दू विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद भी हमारे साथ शामिल थे, डॉक्टर तिवारी, हुसैनी साहब और 2-3 और हमारे छात्र इसमें थे। इसका परिणाम ये हुआ कि 2 खंडों में संकलित किया गया पहला फ़ारसी हिंदी शब्दकोश राजकमल ने छापा और आज वो शब्दकोश पूरा बिक चुका है। अभी हम उसको दोबारा रिवाइज़ कर रहे हैं। 2006 से दोबारा कार्य शुरू हुआ, क्योंकि पहले तय था कि ये तकरीबन 10 या 12 खंडों पर आधारित होना चाहिए। काम बढ़ता गया और हम लोगों का जितना जितना अनुभव हुआ उससे लगा क्या नाम कि ये कार्य वाकई ही बहुत अहम है, इसको आगे बढ़ाया जाए। 2006 में पुनः परियोजना शुरू हुई और अब ये कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी के तौर पर थी। अभी तक उसके 7 वॉल्यूम आ चुके हैं और तकरीबन ये 7 वॉल्यूम 4000 सफ़ों पर बड़े आकार में छप चुके हैं। इन शब्दकोश के निर्माण में ये 4 भाषी है, फ़ारसी से हिंदी, अंग्रेज़ी एवं उर्दू। इस शब्दकोश को आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर और किसी भी बड़ी जो पुस्तकालय हैं उनमें देखा जा सकता है।
इस पे अनेक तरह के लेख आ चुके हैं। हमारे प्राचार्य स्वर्गीय नामवर सिंह जी ने इस शब्दकोश के ऊपर पूरा अपना एक रिव्यू दिया कि अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो उसको हम पूरा करें। इस तरह के मार्गदर्शन में हुआ ये हिंदी का कार्य अभी पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन तकरीबन 75% से ज़्यादा ये काम हो चुका है। इससे हमारा ज्ञानवर्धन, फ़ारसी, हिंदी, उर्दू के शब्दों के जितने भी शब्द उसमें थे, शब्द निर्माण कैसे हुआ, उसका इतिहास क्या है, कौन शब्द कहाँ से आया, कोशिश की कि हम उन्हें जानें। आज मैं उज़्बेकिस्तान में हूँ। कितने ही शब्द ऐसे हैं कि शायद अगर मैंने वो शब्दकोश में कार्य ना किया होता तो मेरी समझ से बाहर थे। अगर शब्दकोश के माध्यम से मेरी हिंदी अच्छी हुई तो शब्दकोश के माध्यम से ही मेरी फ़ारसी, अंग्रेज़ी और उर्दू भाषा भी अच्छी हुई। मैं कृतज्ञ हूँ शब्दकोश निर्माण के परियोजना बनाने वालों, विशेषतः डॉक्टर मुस्तफ़ी का, कि जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस कार्य में संलग्न हूँ। मैं शत शत प्रणाम करता हूँ त्रिलोचन शास्त्री जी को, मुजीब रिजवी साहब को, नामवर सिंह जी को, और धन्यवाद करता हूँ अपने भाई गोविंद प्रसाद को कि जो अभी 31 अगस्त को जेएनयू से रिटायर हुए हैं, कि वो इस काम में हमारे साथ लगे रहें और इस कार्य को पूर्ण करें। डॉक्टर चंद्रशेखर जी, आप उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में पिछले 2 वर्षों से भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं और यहाँ से हिंदी को बढ़ावा देने के लिए और इसको प्रचार प्रसार के लिए, इस पे शोध कार्य करने के लिए, विदेशों में अपनी अमिट पहचान बनाने के लिए, भारतीय भाषाओं में ख़ासतौर पर हिंदी के लिए आप कार्य कर रहे हैं और साथ ही भारतीय सांस्कृतिक कलाओं को भी देश विदेश में अपनी पहचान बनाने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। किस तरह की आपकी ये कार्य योजना है, किस तरह से आप इसको अंजाम देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को ज़रूर बताएं। भारतीय संस्कृति को हर तरह से प्रचार एवं प्रसार करने अनेक विद्याएं, विशेषतः हमारे केंद्र में योगा, कथक नृत्य, हिंदी भाषा एवं तबला सिखाया जाता है। नृत्य और योग हमारे भारतीय अध्यापक सिखाते हैं। तबला और हिंदी भाषा हमारे उज़्बेक मित्र सिखाते हैं। अगर आपने संयुक्त रूस की पिछले 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की तारीख यानी इतिहास पढ़ा हो तो आप ही जान सकते हैं कि ये तमाम देश, जिन्हें आज CIS कंट्रीज़ कहा जाता है, जिनमें उज़्बेकिस्तान शामिल है, में हिंदी बहुत पहले से आ गई थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर वर्ल्ड लैंग्वेजेस की एक यूनिवर्सिटी है, उसमें हिंदी पढ़ाई जाती है। 2 स्कूल हैं, एक स्कूल लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से है, उसमें हिंदी प्रथम कक्षा से पढ़ाई जाती है, और इसी तरह एक और लाइसियम है जो ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, उसमें भी हिंदी पढ़ाई जाती है। ताशकंद में लगभग 500 से 600 हिंदी के छात्र छात्राएं हैं और लगभग 15 से 20 अध्यापक हैं हिंदी के। भारत में बैठ के हिंदी भाषा का इतना बड़ा केंद्र का सोचना बड़ा मुश्किल है। मैंने यहाँ की जो पाठ्य पुस्तकें थीं, जो तकरीबन 30-35 सालों से कभी छपी नहीं थी, वही पढ़ाई जा रही थी, दोबारा उनका कोई रिवीजन नहीं हुआ था। और आपको हैरानी होगी कि यहाँ जो अधिकतर अध्यापक पढ़ा रहे थे वो कभी भारत नहीं गए थे, सिवाय 2-3 के अलावा। मैंने भारतीय हिंदी संस्थान आगरा और दिल्ली के जो अधिकारीगण हैं, जिनमें ख़ास तौर पे प्रोफेसर कमल किशोर गोयनका जो प्रेमचंद के एक्सपर्ट हैं, उनसे बातचीत की। चूँकि वो मेरे ही कॉलेज से थे, उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया
और यहाँ के 13 अध्यापकों को हमने पूरे खर्चे पर 1 महीने के रिफ्रेशर कोर्स के लिए आगरा भेजा। कुछ दिन उन्हें दिल्ली में रहे। इसी तरह से यहाँ पे एक प्रोफेसर तामरा हैं जो हिंदी साहित्य एवं इतिहास की प्राध्यापिका हैं, और अमृता प्रीतम के ऊपर उनका काम है। कुछ अर्सा अमृता प्रीतम यहाँ ताशकंद में रही थी तो उनके साथ वो रहीं, और उन्होंने एक किताब उज़्बेक भाषा में भारतीय भाषाओं का साहित्य के रूप में तैयार की, जो हमने छापी है। हिंदी भाषा के और प्रसार के लिए जो दूसरा काम हुआ कि अभी तक यहाँ पे ताशकंद इस यूनिवर्सिटी में हो या स्कूल में हो, कहीं भी हिंदी टीवी नहीं दिखाया जाता था। मैंने कहा भाई, अगर आप हिंदी टीवी नहीं देखोगे, हिंदी चैनल नहीं देखोगे, तो आज की जो हिंदी भाषा है आप उसको कैसे सीखोगे? आप 30 साल पुरानी हिंदी के पाठ्य पुस्तकों को पढ़ रहे हो। हमारे पूर्व राजदूत श्री संतोष झा जी जो अभी बेल्जियम चले गए हैं, उनकी सहायता से मैंने यहाँ पे डिजिटल जो बोर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक, उसको लगवाया, टीवी लगवाए और इनको इंटरनेट दिलवा के अब वहाँ पर बाकायदा भारतीय टीवी के यानी जो दूरदर्शन के तकरीबन 86 चैनल दिखाए जाते हैं, जिनमें से अधिकतर हिंदी से। और छात्र छात्राएं बड़े शौक़ से हिंदी के गाने, हिंदी की फिल्में और उसी के ज़रिए अंत्याक्षरी और अन्य प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है इस बात। हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए जो दूसरा कार्य हुआ, जिसमें मैं विदेश मंत्रालय के यूरेशिया विभाग का कर्तव्य हूँ कि उन्होंने मेरी योजना को स्वीकृति दी, और यहाँ पर हमने एक 10 भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र खोलने का एक प्रोग्राम बनाया, और उसके अनुसार समरकंद सरकारी विश्वविद्यालय, बुखारा सरकारी विश्वविद्यालय, नमनगान विश्वविद्यालय और नमनगान का प्रौद्योगिकी केंद्र, इसी तरह कोकंद का पेडागोगिकल इंस्टीट्यूट, तिरमिज सरकारी यूनिवर्सिटी, इनमें हमने इस टाइप के भारतीय सांस्कृतिक कक्ष खोलने का प्रोग्राम बनाया, और अभी तक हम 5 कक्ष खोल चुके हैं। उनमें बाकायदा जो हमने इक्विप्ड किया उसमें 24 नंबर लाल बहादुर शास्त्री स्कूल है, और इसी तरह से इन भारतीय सांस्कृतिक कक्ष को खोलने से हिंदी भाषा का प्रसार हुआ, और अब वहाँ भी ख़ास तौर पे जैसे समरकंद में हमारे प्रोफेसर गर्गेश साहब हिंदी पढ़ा रहे हैं। हमने अपनी सांस्कृतिक जो परिषद है ICCR, उसको प्रार्थना की है, उससे प्रार्थना की है कि कुछ अध्यापक कुछ अरसे के लिए भेजे जाएं। हालांकि यहाँ पे जो हमारे उज़्बेक भाषा के प्राध्यापक हैं वो किसी तरह से कमज़ोर नहीं हैं। उनमें डॉक्टर बयात, डॉक्टर उल्फत, डॉक्टर मौजूदा, मैडम तामरा, मैडम शीरीन, ये सब के सब बड़े अरसे से यहाँ हिंदी पढ़ा रहे हैं। विश्व हिंदी दिवस हो या और भारत में होने वाले सेमिनार हों, उनमें ये लोग जाकर जो अपने शोध पत्र हैं प्रेजेंट करते हैं। आपको सुनकर और खुशी होगी कि अभी इसी विश्वविद्यालय में 4 अन्य विभाग खोले गए हैं जिनमें हिंदी भाषा पढ़ना आवश्यक है। ये भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थशास्त्र, पत्राचार और टूरिज़्म है। इन चारों विभागों में छात्रों को हिंदी पढ़ना आवश्यक है। ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत है कि हमारे हिंदी संस्थान, हिंदी के अध्यापक इस देश को अपनी पुस्तकें माफ़ कीजिएगा बेच कर नहीं, मुफ्त भेजें अगर चाहते हैं कि हिंदी का प्रसार हो। मैं हिंदी की जो
यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ उसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मेरा एक पैशन है जिससे मैं ऑब्सेस्ड हूँ। और सच बात यह है कि यहाँ पर आकर मेरी हिंदी सुधरी। मैं चूँकि फ़ारसी उर्दू में था तो सिर्फ मुझे आदाब और अस्सलाम वालेकुम कहने की आदत थी। यहाँ आकर मुझे नमस्ते कहने की आदत हो गई। कृतज्ञ हूँ मैं हिंदी भाषा का। मैं ये भी कहता चलूँ कि मैंने जो भी हिंदी के लिए किया उसके लिए मुझे भारत सरकार, विशेषतः उत्तर प्रदेश सरकार ने गत वर्ष सौहार्द पुरस्कार से सम्मानित किया। इसी तरह से भारतीय अनुवाद परिषद ने मुझे लाइफ लॉन्ग हिंदी सेवी के तौर पर 2006 या 7 में एक पुरस्कार दिया, जिसके लिए मैं प्रोफेसर टंडन जी का कृतज्ञ हूँ। लेकिन ये तमाम पुरस्कार, चाहे ये हो या इस वर्ष फ़ारसी भाषा के लिए मुझे दिया गया 2019 का राष्ट्रपति जी का पुरस्कार, ये सब कार्य मुझे और प्रेरित करते हैं कि मैं भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं, उनको भी बढ़ावा दूं। मैं इसके साथ अंत में एक और बात कहता चलूं कि भाषा किसी का विरसा नहीं होती। उर्दू भाषा के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ एक समुदाय की है। आज ये बहुत प्रचलित हो गया है, जो कि मेरे लिए अफसोस की बात है। ये नहीं होना चाहिए। उर्दू भारत में जन्मी, उसकी जननी हिंदी भाषा है। आज हम उसे हिंदी कहें, हिंदवी कहें, हिंदुस्तानी कहें और तुर्की भाषा के शब्द उर्दू को दे दें, जिसका नाम सिर्फ सैनिक जिसका अर्थ होता है। और आज भी भारतीय फ़ौज में जो भाषा बोली जाती है उसको हम कोई नाम नहीं दे सकते। उसी तरह से उर्दू भाषा है, उर्दू हमारी अपनी भाषा है, हमें इसको भी बढ़ावा देना चाहिए। मैंने यहाँ आकर यही प्रयत्न किया कि वहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ था वो हमारे पड़ोसी देश का था। मैंने कहा ये भाषा हमारे पड़ोसी देश की नहीं, ये भारत की जननी है। और हर भारतीय का कर्तव्य है कि अनेक भाषाओं के प्रोत्साहन में जिन भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाए उनमें उर्दू को भी प्रोत्साहन दिया जाए, क्योंकि ये भी हमारी अपनी ही मातृभाषा से जनित है। डॉक्टर चंद्रशेखर जी, आप उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में बैठे हुए हैं और रेडियो एप्लीकेशन के माध्यम से हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। हम ज़रूर चाहेंगे कि आप वहाँ बैठे बैठे आकाशवाणी इंदौर पर अपनी एक फरमाइश हमें ज़रूर बताएं। कोई ऐसा गीत जो आपके मन में है, आपके जहन में, आप हमें बताएं। ये गीत हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे और आप उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में बैठकर इस गीत का आनंद लें। कोई आपकी पसंद का गीत। आपने पूछा कि मुझे कौन सा गीत पसंद है, जो मैं चाहूँगा कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे दूसरे श्रोताओं को भी सुनाएं। जिंदगी एक ख्वाब है, ख्वाब में सच है क्या और भला, इसी को सुना दीजिए। प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, आपने बहुत सारी बातचीत की। ताशकंद उज़्बेकिस्तान में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के आप निदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार से अपनी बातों को हमारे साथ रखा, हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े। आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद का ये गीत, सुनिए। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या।